हेलो एवरीवन। हिस्ट्री अनत के एक नए वीडियो लेक्चर में आप सबका वापस से स्वागत है। आई ट्राइड मल्टीपल टाइम्स मेरे कैमरा को ओपन करने की, बट आई गेस ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज आज फेस कैम के थ्रू ये वीडियो लेक्चर नहीं हो पाएगा। नो इश्यूज। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको जितने इजी एंड लूसिड वे में समझा सकूं मैं समझाऊंगा। सो ऑलरेडी हमने एक मेडिवल इंडियन हिस्ट्री की पूरी सीरीज शुरू करी थी, जहां पर अब हम खिलजी डायनेस्टी में एंटर कर चुके हैं। इसका मतलब है कि इससे पहले कई सारे वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी हमारे प्लेलिस्ट में अपलोड होंगे। उन सारी प्लेलिस्ट वो सारी प्लेलिस्ट आपको हमारे आई सेक्शन पे भी अवेलेबल है, जो टॉप राइट कॉर्नर में है। प्लस आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर मेडविल इन हिस्ट्री की प्लेलिस्ट पे एक्सेस करके वहां से भी सारे वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं। ये वीडियो लेक्चर्स की पीडीएफ्स आपको हमारे इंस्टाग्राम बायो में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो वहां जाके आराम से उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं एंड उसे पढ़ भी सकते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको जलालुद्दीन खिलजी के बारे में बताया था और किस तरीके से एक पावर ट्रांसफर हुआ था फ्रॉम द टर्किश रूट टू अ नॉन टर्किश एम्पायर, एंड किस तरीके से ये पूरा एक पैराडाइम शिफ्ट आपको देखने मिला। तो जलालुद्दीन खिलजी के बारे में हमने बात करी थी। आज हम जलालुद्दीन खिलजी के नेफ्यू, भांजे और दामाद सन इन लॉ की बात करेंगे, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, जिसने अपने आप को सिकंदर सहानी के नाम से भी बुलवाया, एक टाइटल लिया था, वो एज ए रूलर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता है दिल्ली सल्तनत का। उसका समय 1296 से 1316 तक का समय रहता है। दिल्ली सल्तनत में कई सारे रूलर्स आते हैं। उनमें से कई सारे ऐसे रूलर्स थे जिन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल, कल्चरल और कई सारे ऐसे पॉलिसीज थे जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिख डाला। अलाउद्दीन खिलजी उसमें से एक था। जलालुद्दीन खिलजी के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो बहुत ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन, लिबरल, ऐसे एटीट्यूड को रखने वाले इंसान थे। पर जब अलाउद्दीन खिलजी आता है तो अलाउद्दीन ने देखा और वो ये मानता था कि ये सुल्तान की पोजीशन को वीक करता है। तो मैं वो सारे पॉलिसीज अपनाऊंगा जो टू एन एक्सटेंट बलबन अपनाया करता था। मैं स्ट्रिक्ट भी रहूंगा, मैं ह्यूमैनिटेरियन पॉलिसीज की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं लॉ पे फोकस करूंगा, मैं स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, हार्श पनिशमेंट्स दूंगा। ऐसी चीजों को बारे में हमें देखने मिलता है जो अलाउद्दीन खिलजी ने करा था, जो अगेन एक शिफ्ट हमें देखने मिलता है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव जो प्रीवियस रूलर ने करा था, एंड टू अलाउद्दीन खिलजी की तरफ किस तरीके से पूरा पैराडाइम शिफ्ट हमें देखने को मिलता है। एक रूलर्स आयरन फिस्ट कंसोलिडेटिंग पावर। अलाउद्दीन खिलजी को यह बात बिल्कुल साफ साफ पता थी कि कहीं ना कहीं उनकी पोजीशंस वीक है। एंड उनकी पोजीशन वीक इसलिए भी है क्योंकि कई सारे नोबिलिटी है। नोबिलिटी वो जो बहुत लंबे समय तक स्टेट को सर्व करके आ चुके हैं, टर्किश रूल के अंदर भी, इल्बारी मामलूक डायनेस्टी के अंदर भी, और अभी भी कर रहे हैं। तो उनका एक सपोर्ट तो चाहिए चाहिए, बस हमें ये भी जरूरी है ध्यान रखना कि मैं सारे के सारे पावर को पहले तो मुझे अपने हाथों में रखना होगा। इसके साथ साथ मुझे पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। उसके साथ साथ मुझे ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि सारी चीजें क्या हो रही है वो सिस्टमैटिक वे में हो। नॉट ओनली दिस, मुझे ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि मैं सबसे ऊपर हूं, मैं सब कुछ कंट्रोल कर सकूं, एंड नो बडी विल क्वेश्चन माई डिसीजन, नो बडी विल बी इन अ पोजिशन जो मेरे एक्शंस को चैलेंज कर सके, मेरे अथॉरिटी को चैलेंज कर सके। अब अथॉरिटी को चैलेंज दो तरीके से हो सकता है, या तो आप मिलिटरली पावरफुल हो, या तो आप इकोनॉमिकली पावरफुल हो। तो मिलिटरली पावरफुल होना टू एन एक्सटेंट इस पॉइंट ऑफ टाइम तक बहुत मुश्किल था। आई एम नॉट सेइंग नामुमकिन नहीं था, बट मुश्किल इसलिए था बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो सुल्तान होते थे उनके अपनी सेंट्रलाइज्ड आर्मी हुआ करती थी, एंड वो अपने पावरफुल हुआ करती थी। आहादी सोल्जर्स बोलते हैं जो राजा की खुद की, जो सुल्तान होते थे खुद की सोल्जर्स हुआ करते थे, और वो पूरी तरह से ऊपर से नीचे वेल इक्विप्ड होते थे। लैंसर्स, बोज, एरोस, स्वॉर्ड्स, कई सारी चीजों से, नाइफ्स, और वो हमेशा से सुल्तान के लिए लॉयल रहते थे। अलॉन्ग विद द आहादी सोल्जर्स हमें कई सारे ऐसे सोल्जर्स देखने मिलते थे जो कि सिर्फ और सिर्फ सेंट्रलाइज होते थे, एंड वो राजा की कमांड पे काम करते थे। नोबिलिटी के पास होती थी पर वो कंपेरेटिवली वीक होती थी बिकॉज राजा उनको अलाउ नहीं करा करते थे उतना पावरफुल रखना। तो मिलिट्री का एक जो इशू था वो खत्म। सेकेंड आता है इकोनॉमी।
तो बलबन ने, अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स को आपने देखा है तो आपको पता होगा कि बलबन को भी ये बात पता था कि कभी पूरी नोबिलिटी में किसी को भी इतना गरीब भी मत बना दो कि वो रिबेलियस हो जाए, या फिर किसी को इतना अमीर भी मत बना दो कि वो रिबेलियस हो जाए। तो अब क्या करा जाए? ये करो कि आप पहले तो स्पाइस को फैलाओ अपने शहर में, और ये इंश्योर करो कि जिसके पास ज्यादा प्रॉपर्टी है उसको कॉन्फिस्केट करो, उसे छीन लो, और जो राजकोष है उसमें डाल दो, रॉयल ट्रेजरी है उसमें डाल दो। तो इसके लिए ये भी ध्यान रखा गया कि प्रॉपर्टीज भी नहीं होना चाहिए। तो जो लैंड एज एन इनाम लैंड दिया गया, या फिर एज अ बाकी तरीके के लैंड्स भी दिए जा रहे थे, उन सारे लैंड्स को कहीं ना कहीं वापस लिया गया। जो शायद रिलीजियस लैंड भी थे उनको वापस लिया गया, और उनको स्टेट की प्रॉपर्टी वापस बना दी गई। इससे क्या हुआ कि जो एक पोजीशन था, या एक चांस, एक प्रोबेबिलिटी थी भी कि कहीं ना कहीं रिबेलियन हो सकता था, उसको, उसकी बैकबोन को तोड़ने का काम यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने करा था। रेन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया था लॉ एंड ऑर्डर पे। अब लॉ एंड ऑर्डर पे एम्फेसाइज करते हुए उसने ये बिल्कुल कोशिश करी थी कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को इम्प्रूव करूं। मैं ये इंश्योर करूं, जैसे फॉर एग्जांपल दीवान मुस्तक राज, ऐसे दीवान शहनाई मंडी, और कई सारे ऐसे ऑफिशियल्स थे जिनको अपॉइंट किया जा रहा था ये इंश्योर करने के लिए कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो। जो मैं डिसीजंस को ऑर्डर कर रहा हूँ, जो मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, जो मैं इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ, उससे प्रॉपर वे में फॉलो किया जाए बाय फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एंड अगर वो नहीं किया जा रहा, देन दे शुड बी स्ट्रिक्टली पनिश्ड, दोस पर्सन शुड बी स्ट्रिक्टली पनिश्ड। तो उस केस में हमें नुसरत खान के बारे में देखने मिलता है, जो अलाउद्दीन ही खिलजी का एक नेफ्यू था। उसने भी रिबेल करा था, एंड उससे बहुत हार्श पनिशमेंट दी गई थी। नुसरत खान, नुसरत खान, जो अलाउद्दीन खिलजी का नेफ्यू था, वाज नॉट नुसरत खान वाज हिज ब्रदर, सॉरी। तो जब अलाउद्दीन खिलजी के नेफ्यू ने रिबेल करा था तो ही वाज स्ट्रिक्टली पनिश्ड। नुसरत खान एक स्टेप अहेड जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का भाई था, और वो एक स्टेप अहेड जाता है, एंड उसने इन फैमिलीज को भी पनिश करना शुरू किया। जो फॉर एग्जांपल रिबेलियस था, उसके फैमिलीज को भी पनिश करना शुरू किया था नुसरत खान ने। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। इसके साथ साथ हमें ये भी देखने मिलता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने ये भी इंश्योर करा था कि किसी भी तरीके के फंक्शन को आप ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, किसी तरह के मैटेरियल अलायंस की तरफ आप नहीं जा सकते, किसी भी तरीके के आप ऑर्गेनाइजेशन से कुछ भी नहीं बना सकते विदाउट सुल्तान परमिशन। तो इसका मतलब ये था कि सुल्तान जो है वो माइक्रो मैनेजमेंट करने की कोशिश कर रहा था, हर एक चीज पे कोशिश कर रहा था कि मेरा नजर हो, मुझे पता हो कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। हाउएवर, जब हम अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं तो उसने वाइन को पीना भी मना कर दिया था ऑब्वियसली। बट वो कहीं ना कहीं जब एक डिस्कशन में थे काजी के साथ, तो बर्नी हमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने इस बात को एक्सेप्ट करा कि जो वाइन का एक सेल है वो अभी तक रुक नहीं पाया है। अब वो इलिसिट तरीके से, इलीगल तरीके से अभी भी चला जा रहा है। इसका मतलब ये है कि वो स्ट्रिक्ट पनिशमेंट ऑन पेपर जरूर था, बट इन रियलिटी वो नहीं हो पाता था। इसके अलावा बात विजनरी करें तो फॉर्मर। जब्ती सिस्टम के बारे में, ये जब्ती सिस्टम जो मुगल पीरियड के दौरान हमें बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हुए देखने को मिलता है। जब्ती सिस्टम में अलाउद्दीन खिलजी ने बिल्कुल कोशिश करी थी कि जमीनों को बहुत इफेक्टिवली वे में मेजर किया जा सके। इस समय पर भी इसका कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे आते हुए देखने को मिलता है। यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने ये भी कोशिश करी थी कि जो रेंट है, वो टैक्स है, वो चार्ज करा जाए। और इस पॉइंट पे स्टेट का जो रेवेन्यू डिमांड था, तो स्टेट कर चार्ज करता था, टैक्स चार्ज करता था, वो 50% या 50% तक हमें देखने को मिला, उसके व्यूओं पे देखने मिला। इरिगेटेड लैंड जहाँ पे पानी सिंचाई होती थी, और नॉन इरिगेटेड लैंड जहाँ पे बंजर या सूखा पड़ता था, वहां भी कहीं ना कहीं रेवेन्यू डिमांड थी स्टेट की, उसको बढ़ाया गया। टैट रेवेन्यू कलेक्शन का मतलब ये था कि स्टेट ने इंश्योर करा कि बिचौलिए कोई नहीं होंगे स्टेट की रेवेन्यू कलेक्शन में, और जो ऑफिशियल्स डायरेक्टली जाएंगे और कलेक्ट करेंगे, सो दैट कि करप्शन के चांसेस कम हो जाए। और कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी रूरल इकोनॉमी में। हर एक चीज पे कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा रहा था, हर एक कमोडिटी पे कंट्रोल किया जा रहा था। जो चीजें भी उपजाई जा रही है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, स्टेबल फूड, उन सारी चीजों के प्राइसेस पे भी कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी बाय द स्टेट। चैलेंजेस क्या थी गवर्नेंस की? बैलेंसिंग पावर एंड फेथ। पहली बात तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि रिकंसिलिंग रीजन एंड द स्टेट। अलाउद्दीन जो थे उसने भले इस्लाम का एक परचम को लहराया जरूर था, पर कहीं ना कहीं अपने आप में वो एक ऐसा राजा था या ऐसा सुल्तान था जिसने इस चीज को इंश्योर करा था कि स्टेट और रिलीजन दोनों अलग अलग है। और उसने ये बात काजी से कही भी थी कि जब मैं स्टेट के रिलेटेड मैटर्स पर डिस्कशन कर रहा हूँ या मैटर्स पर डिसीजंस ले रहा हूँ,
तो यह हो सकता है कि वो शरिया के नज़रों में अनफेथफुल है, बट अगर वो स्टेट के वेलफेयर के लिए ज़रूर है तो मैं उसे लूँगा। ये बर्नी ने भी इस चीज़ को ऑथेंटिकेट करा है। इसके साथ-साथ उसने ये भी कहा था कि स्टेट का जो मैटर है वो राजा के हाथों में होना चाहिए और रीजन का जो मैटर है वो काज़ी के हाथ में होना चाहिए और दोनों को एक-दूसरे से ज़्यादा मिलना नहीं चाहिए, दोनों को ओवरलैप ज़्यादा नहीं करना चाहिए। इस केस में उसने सेक्युलर नेचर को भी शो करने की कोशिश की थी, है ना? इसके साथ-साथ देखते हैं लेगेसी ऑफ आयरन व्हील इन इनोवेशन, सेंट्रलाइजेशन पावर, एग्रेरियन रिफॉर्म्स एंड मिलिट्री एक्सपेंशन। मिलिट्री के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत एम्फेसिस जो था वो घोड़ों पे था, हाथी पे भी था, पर कहीं न कहीं दाग और चैरक कॉन्सेप्ट हमें बिल्कुल बताता है कि घोड़ों का जो एम्फेसिस था अ, अलाउद्दीन का वो बहुत ज़्यादा था। रिलीजियस टॉलरेंस की बात करें तो इस चीज़ में हमें ज़रूर देखने मिलता है कि जो बाकी रूलर्स थे अलाउद्दीन अपॉइंट किया था कई सारे ऑफिशियल्स को। रिलीजियस टॉलरेंस कहना यहाँ पे गलत होगा, एथनिसिटी के टॉलरेंस के टर्म्स में बहुत ज्यादा था बिकॉज इसके रेन के अंदर इस अलाउद्दीन के रूल के अंदर नॉन टर्क्स का जो एक दबदबा था वो बढ़ा। दबदबा कहना इसलिए सही रहेगा क्योंकि अगर हम देखते हैं नुसरत खान, जफर खान या मलिक कफूर, ये सारे नॉन टर्क्स थे बट इनको हायर पोजीशन भी मिली और ये डोमिनेटिंग भी बने। सेक्युलर एडमिनिस्ट्रेशन अलाउद्दीन ने रिकॉग्नाइज किया था सक्सेसफुल गवर्नेंस और एक प्रैग्मेटिक अप्रोच बनाया था जहां पे वो स्टेट और रिलीजन को दोनों को साथ में लेकर चलने की कोशिश कर रहे थे। मिलिट्री प्रोवेस इसके बारे में दाग और चेहरा का कॉन्सेप्ट है जिसे मैं और डिटेल में डिस्कस करूंगा आपके साथ अगले वीडियो लेक्चर्स में। अलाउद्दीन की लेगेसी आप आराम से पढ़ सकते हैं, इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अलाउद्दीन के टाइम पे क्या क्या चीजें 50% आपके रेवेन्यू इंक्रीज हुई और 1316 में इसका रेन एंड हुआ। ये कैसे होता है इसके बारे में आपको सबसेक्वेंट वीडियो लेक्चर्स में बताऊंगा। तो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो लेक्चर। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक सो दैट कि जो वीडियो यूट्यूब का एल्गोरिथम है वो बेटर वे में चीजों को समझेगा एंड उसे लगेगा कि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, तो इस केस में वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी रिफर करेगा। सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें बाकी लोगों के साथ सो दैट कि उनको भी फ्री लेक्चर्स की का एक यूसेज मिले बिकॉज दिस कंटेंट इज समथिंग जो आपको पेड क्लासेस में ऑब्वियसली एक्सपेंसिव पड़ता है। सो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको सारा जो क्वालिटी कंटेंट वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर सकूं। सो आई होप आप यू गाइस विल सपोर्ट मी एंड ऑब्वियसली आपको ये सारे वीडियो लेक्चर्स की पीडीएफ्स आपको हमारे इंस्टाग्राम बायो में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। सो प्लीज वहां से जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, बट डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। पढ़ते रहिए, किसी भी तरह के डाउट हो, क्वेश्चंस हो, सजेशंस हो, फीडबैक्स हो, please feel free to share this on our Instagram chat section or on our comment section. We'll try to resolve it or we'll obviously try to consider it as far as possible and उसे रियल वे में इम्प्लीमेंट भी करने की हम जरूर कोशिश करेंगे। पढ़ते रहिए। जय हिंद।